Hello everyone, welcome to the session for DSSB cell biology class. We'll start with a very simple thing कि cell biology होता क्या है. ठीक है. जब हम लोग सीबीएसई को फॉलो करते हैं तो हम सेल बायोलॉजी को 3 बार पढ़ते हैं. पहली बार हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं. ठीक है, एक सिंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 था पुरानी एनसीईआरटी में. फिर चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं हम लोग, और क्लास 11th में आते हैं. उसमें हमारे पास 3 चैप्टर होते हैं, बायोमोलिक्यूल, सेल और सेल डिवीजन. और फिर उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सेल का अमाउंट चेंज होता रहता है. जो प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं बीएससी के, उसमें आमतौर पे 2 सेमेस्टर में बढ़िया अमाउंट में सेल आता है. सारे सारे सेल ऑर्गेनल पे चैप्टर्स होते हैं, बुक्स होते हैं उसके अराउंड. बट सेल बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चाहे आप DSSB पीजीटी की बात कर रहे हो या फिर टीजीटी की बात कर रहे हो, दोनों ही एंगल में वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. तो और हमेशा ये बात को हम कैस करेंगे कि उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो हम इसे पढ़ना क्या चाह रहे हैं, हम सेल में क्या क्या पढ़ेंगे और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो हम इसकी बेसिक हिस्ट्री पढ़ेंगे. ठीक है, हिस्ट्री पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है. अब आमतौर पे कोई आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हु डिस्कवर सेल या हु डिस्कवर द लिविंग सेल. जैसे हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल, तो पहला सेल जो था वो हम मानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. बट फिर जब बाद में समझ में आया लोगों को कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली किया क्या था, उसने एक बार्क ऑफ ट्री लिया था, जो पेड़ के ऊपर का छाल होता है, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था. और उस टाइम माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट करता नहीं था. ठीक है. तो रॉबर्ट हुक का जो इमेच्योर सा माइक्रोस्कोप था, क्योंकि वो एक ग्लास शॉप में काम करते थे, और उन्होंने 2 ग्लासेस को या 2 लेंस को एडजस्ट किया. और माइक्रोस्कोप असल में होता भी यही है कि आप 2 लेंस को एक डिस्टेंस पे, एक मैग्नीफिकेशन एंगल पे जब प्लेस करते हैं तो आपको कोई चीज़ मैग्नीफाइड मिलती है. ठीक है. तो उसने जो पहली बार सेल देखा तो उसको कुछ ऐसा दिखा था. और हम मानते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये सेल ना होके सेल वॉल्स थी. तो उसने सेल नहीं देखा था, उसने सेल वॉल्स देखी थी. लेकिन वो पहला कोई एक्सपेरिमेंट था जो सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता था. तो उसने जब वो रिपोर्ट किया 1665 में, तो बहुत सारे लोगों ने, खासतौर पे साइंटिफिक कम्युनिटी, उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो एकेडमिशियन नहीं था, वो साइंटिस्ट नहीं था, वो एक नॉर्मल वर्किंग क्लास इंसान था. और हम बात करें 16th सेंचुरी के बारे में, तो डेटा बहुत ज़्यादा होता नहीं था चीज़ों को डिस्कस करने के लिए. लेकिन जब उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस दिखाए, और कुछ लोग आए उसके पास साइंटिफिक कम्युनिटी से, एंड दे रियलाइज कि एक्चुअली ही इज़ राइट. और उन्होंने कैसे पता किया था कि उन्होंने एक पाउंड ऑफ वाटर लिया और उसमें उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे, तो उनको लगा कि हाँ, ही कैन हैव अ पॉइंट, शायद वो सही बोल रहा है. इसके 7 साल बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आता है. 7 साल बाद या 9 साल बाद, डिपेंड अपॉन सोर्सेज. 1972, 1970, सॉरी 1672, 1674 में 2 ईयर मानते हैं. आई थिंक सीबीएसई में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको मानेंगे. जो सीबीएसई में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, वही सही है. सही है या नहीं, वो तो डिबेट हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा सीबीएसई एनसीईआरटी की वजह से बनेगा. तो आप ऐसे कई बार डेट्स पढ़ेंगे जो कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगी. जैसे मैंने यहाँ 1665 बोला है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बुक्स में 65 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी इंडियन बुक्स में 1662 भी लिखा होता है. लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, गवर्निंग मानेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा है. याद रखिएगा, एनसीईआरटी गवर्निंग बॉडी है अल्टीमेटली. तो 1674 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आता है जिसका नाम था एंटन वॉन लिवनहॉक. नाम से समझ में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डच पर्सन. तो एंटन वॉन लिवनहॉक क्या करता है, एंटन वॉन लिवनहॉक अपने घर के पास, जो उसके घर के पास एक पॉन्ड था, उसके पानी को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करता है. और उसे रियलाइज होता है कि इसके अंदर कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1665. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि दुनिया में क्या हो सकता है और क्या चल रहा है. उस टाइम तक कुछ पेंडेमिक्स हो चुके थे. जैसे ब्लैक प्लेग, अगर आपको पता है, तो लंदन प्लेग जिसको बोलते हैं, वो हो चुका था. लेकिन फिर भी लोगों को कम आइडिया था एग्जैक्टली ये फैल कैसा रहा है. लेकिन उसने पहला प्रोटोजोआ ढूंढा था. ठीक है. या आप बोल सकते हो एंटन वॉन लिवनहॉक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल. ठीक है. अब यहाँ पर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बारीकी को समझते हो. अगर कोई आपसे पूछता है हु डिस्कवर द लिविंग सेल, तो आप कहोगे ऑब्वियसली the answer is Robert Hooke. But who discovered the first living cell? The answer is Anton von Leeuwenhoek. दोनों में बहुत फर्क है. रॉबर्ट हुक ने सेल ढूंढा था, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल को पता किया था कि भाई हमारे पास कुछ हो सकता है जो अलग है. हमारे पास कुछ है जो माइक्रोस्कोपिक है, जिससे हम चीजें बनती हैं. लेकिन एंटन वॉन लीeuwenhoek ने पहला प्रोटोजोआ ढूंढा था, बैक्टीरिया ढूंढा था, और ब्लड सेल देखा था. तो हम मानते हैं कि इसने पहली बार एक लिविंग सेल ढूंढा था. ठीक है.
और जब एक बार आप किसी चीज़ को ट्रिगर करते हो, किसी भी इवेंट को ट्रिगर करते हो, तो उसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हो जाती है। हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन में, तो वो अगर आप पढ़ोगे तो वो ट्रिगर क्या था, ट्रिगर ये था कि 1808 में एक बहुत ही फेमस और उस टाइप का सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो जब आप भी साइंस में किसी चीज़ को चैलेंज करते हो, ट्रिगर करते हो, तो नए इवेंट क्रिएट होते हैं। और एक इवेंट, एक डिस्कवरी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो फर्दर इवेंट्स को प्रोसीड करा सके। तो जैसे ही एंटन वन लीवन हॉक ने स्टार्ट किया, लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और लोगों ने और सेल पता किए। जैसे मैं आपको ये बता रहा था, जॉन डॉल्टन ने जैसे लोगों को ये बोला कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो फिर लोगों ने काम करना शुरू किया। 1850s में माइकल फेराडे आया, उसने आइडिया दिया कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर हम तो फिर हमें पता ही है क्या हुआ। फिर जे थॉमसन आया, नील्स बोर आया, आइंस्टाइन की थ्योरी आई, एंड मैक्स प्लैंक आया, स्क्रॉडिंगर, हाइजेनबर्ग, एंड नाउ वी हैव द एंटायर आइडिया ऑफ एटम्स, हम समझते हैं। तो वही ऐसा ही एक ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे आया था 1674 के बाद, और लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे। जैसे ये जो वर्ड है सेल, वो किसने कॉइन किया था? ये रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था 1662 में। उसके बाद जो न्यूक्लियस है वो कहाँ से आता है? तो न्यूक्लियस जो आता है वो आता है इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, ये जो भाई साहब हैं रॉबर्ट ब्राउन, ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने 1831 में पहली बार न्यूक्लियस ढूंढा था। और उस टाइम ये उसको बोलते थे कि न्यूक्लियस इज अ डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत सिंपल प्रोवर्ब लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हु कॉइन्ड दिस वर्ड, हु सेड दिस लाइन। ठीक है, अभी हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे कोट आ रहा है कि हु डिस्कवर डायरेक्टर ऑफ द सेल, तो रॉबर्ट ब्राउन ने नेम कॉइन किया था और बाद में उसने न्यूक्लियस कॉइन किया था। अगर आपको कुछ याद आ रहा है, तो ये वही इंसान है जिसने ब्राउनियन मोशन ढूंढा था। ठीक है, सेम इंसान है। ठीक है, तो जब ये तीन चार थ्योरी आ जाती है तो आपको एक चीज और नजर आती है। हमने जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया था तो हमने बात किया था 1662 से। ठीक है, फिर हम गए थे 1672 74 पे, और फिर आप डायरेक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी देखते हो वो 18th सेंचुरी में आती है। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट ब्राउन की क्लॉज थ्योरी थी, उसके अराउंड और भी थ्योरीज हुई थी। बट इतना बड़ा गैप इसीलिए है कि लोग समझ रहे थे और उस टाइम टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, एक साइड फैक्ट आप याद रखोगे कि 1941, ठीक है, 1941 वो साल है जिसमें हम मानते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिला था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? आपके पास फाइनली एक ऐसा डिवाइस था जिससे आप किसी भी चीज़ को कितना ही जूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिसमें हम एक डस्ट पार्टिकल को, एक मिट्टी के दाने को, मिट्टी के पीस को 20 मिलियंस टाइम, लगभग लगभग 2 करोड़ गुना उसे हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप बनना स्टार्ट हुए थे तो देवर वेरी वीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी लैब में जाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो सबसे छोटा लेंस लैब में अवेलेबल होता है वो होता है 10⁻⁻10। ठीक है, और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता है कि 10⁻⁻10 ही पहला लेंस होता है, बिकॉज 10⁻⁹ स्टैंड फॉर नैनोमीटर। नैनोमीटर वो आखिरी लिमिट है जो इंसान देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में साल में 2 3 बार ऐसा होता है कि बहुत बढ़िया पोल्यूशन होता है। इवन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर बहुत बढ़िया पोल्यूशन है। तो आपको बहुत सारे धूल के सस्पेंडेड पार्टिकल दिख जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे माइक्रोमीटर या उससे बड़े होते हैं, तो आपको दिख जाते हैं। लेकिन नैनोमीटर आपको दिखता है, उसके बाद आपको नजर नहीं आता। तो 10⁻⁻9 दिखेगा, 10 नहीं दिख सकता। इसलिए आप माइक्रोस्कोप करना स्टार्ट करना शुरू करते हो। तो जब इनिशियल माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए थे वो बहुत पावरफुल नहीं होते थे, तो आपको बहुत कुछ चाहिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो जो गैप आप देख रहे हो ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी। एक बात। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपके पास नाम किसने कॉइन किया, कौन सा काम किसने कॉइन किया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी बोलता है कि जो सेल है, जो आपके पास सेल है, वो असल में ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म जो है वो सारी सारी ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी हुई है। प्रोटोप्लाज्म असल में एक स्यूडो वर्ड होता है, एक अम्ब्रेला वर्ड होता है, जिसको हम आमतौर पे यूज करते हैं सेल और उसकी पूरी फैमिली, उसके सारे ऑर्गेनल को एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल में क्या क्या अवेलेबल है, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग
प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म बहुत लेट वर्ड आया है। प्रोटोप्लाज्म से पहले सारकोड बोला जाता था इसको। अब ये प्रोटोप्लाज्म सारकोड में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो, ये सेल है हमारे पास, ठीक है, हम कोई भी सेल बना लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब लोगों का माइक्रोस्कोप बहुत मजबूत नहीं होता था, बहुत पावरफुल नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई सेल के अंदर कुछ तो है, और वो इसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोल देते थे। जब पहली बार डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको देखा तो उसने कहा कि हम इसको बोलेंगे सारकोड, ठीक है। और सारकोड एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड था, इसका मतलब होता है उसमें कुछ सबट्रेट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और बाद में इसी सारकोड को एक्सप्लेन कर कर दूसरा नाम दिया था, पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको प्रोटोप्लाज्म बोला था, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म का मतलब वही है जो सब्सटेंस में प्रेजेंट है। और ये नाम आपको याद रखना है, डुजार्डिन और पुरकिंजे कौन थे। खास तौर पे अगर हम पीजीटी वाले सेक्शन की बात करेंगे तो यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि शायद वो आपसे पुरकिंजे पूछ ले, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है इस सेक्शन में, इस स्लाइड्स में, जो बहुत सारी बुक्स में नहीं आता है, ठीक है। रिसेंट एमटीजी या रिसेंट की जो अरिहंत वगैरह की बुक्स हैं, प्रदीप की बुक्स भी जो हाई लेवल के आते हैं, उनमें ये सब फैक्ट्स अब नहीं आते हैं। तो प्लीज़ लिख लेना, बढ़िया रहेगा आपके लिए। फॉलो अप। अब देखो, हम लोग सेल के बारे में जानते तो हैं कि सेल होता क्या है। हम मानते हैं कि सेल जो होता है वो एक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को हम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बैक्टीरिया होता है, या आपके पास एक वायरस होता है, या आपके पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, और वही सेल पूरी की पूरी बॉडी को फंक्शन करवाता है। लेकिन फिर आपके पास थोड़े बड़े सेल आते हैं, जब मल्टीपल सेल अवेलेबल होते हैं, उनमें बन जाता है टिश्यू, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, वो सारे काम वही करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म। सारे बैक्टीरिया को आप इसमें डाल सकते हो। फिर आता है आपके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। जितने सेल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? आई गिव यू 10 सेकेंड, गिव अ गैस। जब आप बहुत सारे सेल मिलाओगे टिश्यू बनेगा। टिश्यू बनाओगे, साइज बढ़ेगा उसका, वो बन जाएगा 10 to 100 नैनो माइक्रोमीटर। और फिर आप बनाओगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन का साइज आमतौर पे कम से कम कम से कम 1 मिलीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में जितने ऑर्गन आ रहे होंगे वो सब वो ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी से इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, उनके ऑर्गन भी छोटे होते हैं। तो ऑर्गन बनता है बहुत सारे टिश्यू से मिलके। अब ऑर्गन का साइज जो होता है वो कम से कम 1 मिलीमीटर से बड़ा होता है, और जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, डिपेंड अपॉन एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्रेन का साइज अलग होता है, चिंपैंजी ब्रेन का साइज अलग होता है, और वेल के ब्रेन का साइज अलग होता है। हमारे हार्ट का साइज आमतौर पे ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि अगर आप कभी अपने हाथ से मुट्ठी बनाओगे, थंब बनाओगे, वो फिस्ट बनाओगे, तो जो आपका फिस्ट का साइज होगा वो लगभग लगभग आपके दिल का साइज होता है। लेकिन अगर आप एक वेल, स्पेशली अगर आप पैसिफिक वेल्स की बात करोगे, तो उनका साइज बोला जाता है समझाने के लिए कि उनका दिल का साइज इतना बड़ा हो सकता है जितना एक छोटी कार होती है, जैसे स्विफ्ट डिजायर वगैरह होती है, उस साइज का हो सकता है। तो वो वेरी करेगा, लेकिन कम से कम वो 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। अब इसका ये जो लेवल की हम बात करें, इसका मतलब बनता क्या है? देखो, जब आप छोटी क्लास में होते हो तो एक टीचर होता है आपके पास, और वो आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। सोशल स्टडीज भी वही पढ़ाते हैं, अगर छोटी क्लास में है तो इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स वही पढ़ाते हैं। आप जैसे जैसे क्लास में आगे जाते हो, सब्जेक्ट हैवी होते हैं, टीचर डिवाइड होते रहते हैं। नाइन्थ में आपके पास साइंस के अलग टीचर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 11th 12th में तो होते ही हैं, फिजिक्स कोई और पढ़ाता है, केमिस्ट्री कोई और पढ़ाता है, बायो कोई और पढ़ाता है। आप जब 12th के बाद जाते हो तो सेम चीज़ होती है। अब आपके पास केमिस्ट्री के अलग टीचर होते हैं, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ाता है, इनऑर्गेनिक और कोई पढ़ाता है। बायोलॉजी में डिफाइन और बड़ा हो जाता है, बॉटनी कोई और पढ़ा रहा है, बॉटनी में सेक्शन कोई और पढ़ा रहा है। तो वैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म होती हैं, जैसे कि पीपीएलओ आप मार्क करेंगे क्योंकि हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर। ये सबसे छोटी ऑर्गेनाइज बहुत छोटी ऑर्गेनिज्म होती है, तो उसमें सेल होता है, सारे काम वही करता है। सारे काम मतलब ब्रीदिंग भी वही करेगा, खाना भी वही लेगा, डाइजेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप खाना खाते हो तो आपके वो सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में काउंट करते हैं। बक्कल कैविटी से खाना अंदर जाएगा, ओसोफेगस उसको पेट तक पहुंचाएगा, स्टमक उसको ब्रेक डाउन करेगा, इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसको बाहर निकाल देगा। इस पूरे प्रोसेस में लंग्स का कोई काम नहीं होगा, लंग्स खाने में कभी इन्वॉल्व नहीं होने वाला।
ऐसे ही जब आप ब्रीदिंग करोगे तो स्टमक का कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, आप डायफ्राम को डाल सकते हो बीच में, लेकिन उसका बहुत बड़ा काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग सिस्टम है। इसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। और आमतौर पे ऑर्गन सिस्टम लेवल की साइज को हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत वेरिएबल होता है। तो हम ये मानते हैं कि हर चीज़ सेल से स्टार्ट होती है, सेल से ही खत्म होती है। बायोलॉजी में हम जब डिफाइन करते हैं कि डेथ क्या होता है, उसका मतलब सेल से ही शुरू होता है। हम मानते हैं कि एक सडन मास सुसाइड ऑफ सेल्स होता है और धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारी थ्योरी यही कहती है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इनक्लोज इन मेम्ब्रेन। तो हमारा अगला जो सेक्शन इसमें हम बात करेंगे वो यही करेंगे कि सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं और सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है। अ, अब हमने 18th सेंचुरी पढ़ लिया, सेल डिफाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों थ्योरीज हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विर्चाओ का, जैसे पुरकिंजे है वैसे विर्चाओ है। विर्चाओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, हालांकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइन नहीं है। अगर आप कोई भी ब्रांच पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग की जो थ्योरीज होती हैं वो हमेशा बहुत बेसिक्स होती हैं। जब आप क्लास 9th में, क्लास 11th में मोशन पढ़ना शुरू करते हो, जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत हैवी हो जाती है बाद में, तो अगर आप कहीं पढ़ोगे हेल्प बुक से, खासतौर पे 11th क्लास की हेल्प बुक से पढ़ोगे, तो जो पहली थ्योरी है ना मोशन की, वो पता है क्या है? वो है एरिस्टोटल फैलेसी। और एरिस्टोटल बोलता है कि जब किसी चीज़ को आप एक इंक्लाइन से नीचे फेंकोगे तो वो बहुत तेज जाएगा। अब ये बताने के लिए हमें एरिस्टोटल की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन सारी स्टार्टिंग की थ्योरीज ऐसे ही होती है, वेरी बेसिक। ठीक है। तो वर्चो 1858 में बोलता है ओमिनस सेलुलस ए सेलुला। ठीक है। इसका लिटरली मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हो वो सब सेल से मिलकर बनता है। एवरीथिंग इज इफेक्टिवली एंड अल्टीमेटली इज मेड अप ऑफ सेल। या फिर आप बोल सकते हो, इसका मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे हम लोग कई बार कॉमन इंग्लिश में, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विर्चो सेड, कि एक सेल है, वो नए सेल को गिव राइज देगा, उसकी लाइफ बनाएगा। और हम इसी चीज को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। शायद आपको मायोसिस, माइटोसिस वगैरह याद होंगे, वही सेम चीज बोल रहा है। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सेल नए सेल को ग्रोथ देते हैं, तो वही बोलता है वो। इसी को बाद में और एक्सप्लेन किया था और बहुत सारी थ्योरीज ने। सबसे कनेक्टेड थ्योरी जिसको हम मानते हैं इस थ्योरी, विर्चो की थ्योरी की, वो है सेल थ्योरी, जो प्रपोज किया था दो जर्मन साइंटिस्ट ने, स्केल्टन और स्कॉन ने। ठीक है। और इन्होंने वही सेम बात को रिपीट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल अराइज डी वानो, एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं। तो ये लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो, ये लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो, इनका समरी समीशन मतलब एक ही है कि एक सेल से नए सेल बनते हैं। ठीक है। दिस इज द एंटायर लॉजिक ऑफ सेल इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, उनकी थ्योरीज क्या है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, जहाँ से हमने कुछ स्टार्ट किया था, कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ऑन हिस्ट्री ऑफ सेल। फिर आप ध्यान रखोगे कोई आपसे पूछेगा सेल थ्योरीज के बारे में। अब जब मैं सेल थ्योरी बोलता हूँ तो इसका मतलब है वो सब कुछ, डिस्कवरी, नॉमेनक्लेचर, या फिर किसने क्या कहा। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कम से कम इतने तो आपको याद रखने ही होते हैं। अब जो हम सेल के बारे में बात करेंगे, तो द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ सेल, कि हम सेल को डिफाइन कैसे करते हैं। सेल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ सेल। ठीक है। आपके पास जो कार्डियक सेल है, जो दिल में होते हैं, हार्ट में होते हैं, उनका फंक्शन न्यूरॉन से बहुत अलग होता है। ठीक है। तो बेसिस हो सकता है कि हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड करें, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है हमारे पास सेल को डिफाइन करने का, वो होता है कि उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनटू समथिंग कॉल्ड प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। अब वाई दिस पार्ट या दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। जो प्रोक्रियोट और यूक्रियोटस का मतलब क्या होता है, ये प्रो और यू आता है यहाँ से क्रियोटिक, और क्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। आप इन सेल्स को डिवाइड करोगे, क्या उनके पास मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल है कि नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऑर्गेनल क्या होता है, तो जो चीज़ आपने पढ़ रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब
ये सब ऑर्गेनल में काउंट होता है। तो अगर आपके पास, आपके सेल के पास मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स हैं तो हम उनको बोलेंगे प्रोक्रियोट्स। और उनके पास अगर मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स नहीं है तो उसे बोलेंगे यूक्रियोट। एग्जाम्पल लिख लेंगे, न्यूक्लियस होता है एक मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गन ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गन। ऐसे ही होता है हमारे पास समथिंग कॉल्ड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होती सिर्फ सेल के अंदर है, लेकिन आप याद रखोगे, और उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो जितने भी मेम्ब्रेन से बनने वाले हैवी ऑर्गेनल्स हैं अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोट्स। और उसमें अगर वो सेल सब कुछ प्रेजेंट नहीं है, और अगर है भी तो नॉट डिफाइंड पोजीशन में है, जैसे न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस जो है वो बहुत फंक्शनिंग नहीं है, साइज बहुत छोटा है, तो उसे हम प्रोकैरियोट बोलेंगे। तो वी हैव सम डेफिनेशंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो सेल को जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हम मानते हैं कि भाई उसके पास न्यूक्लियस है कि नहीं है। अब ये न्यूक्लियस वाली बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कोई बुक का अगर आप इस्तेमाल करोगे नोट्स बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसमें वो यही बोल देते हैं कि भाई अगर न्यूक्लियस है तो यूक्रियोट, न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोक्रियोट। बट दैट्स नॉट अ कंप्लीट लाइन। यूक्रियोट का मतलब है, यहाँ पे क्रियोट का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, वो डिफाइन कर देते हैं। बहुत सारी 12th क्लास की बुक्स, उसके बाद की बहुत सारी बायोलॉजी की बुक्स जो मैंने देखी हैं उनमें यही होता है कि वो मेंशन कर देते हैं कि भाई उसके पास अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट, नहीं है तो प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस सबके पास होता है, वेल डिफाइंड फंक्शनिंग की बात हो रही है। तो अगर उनके पास मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल है, याद रखेंगे मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल के एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल, ER होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिड हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अगर उनके पास होता है तो उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं, और वो अगर नहीं है, एब्सेंट है, या फिर बहुत लार्ज स्केल में नहीं है तो उसे यूकैरियोट बोल देते हैं, प्रोकैरियोट बोल देते हैं, सॉरी। और यूकैरियोट को बाद में आप प्लांट सेल एनालिसिस में डिवाइड करते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम लोग प्रोकैरियोट देख लेते हैं कैसा होता है। तो हम बोलते हैं ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी आप किसी को सेल बोलोगे तो उसके पास तीन चीजें होनी जरूरी है। एक, मेम्ब्रेन होना जरूरी है। अगर उसके पास एक मेम्ब्रेन नहीं है तो आप उसे एक सेल काउंट नहीं कर सकते। दूसरा, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। साइटोप्लाज्म कुड बी जस्ट अ लिक्विड जिसमें ऑर्गेनल एग्जिस्ट करते हो। और होना चाहिए उसके पास न्यूक्लियस। अगेन, न्यूक्लियस एक कोडवर्ड है जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो अगर आपके आपके सेल के पास मान लेते हैं एक न्यूक्लियस नहीं है, जो आमतौर पर प्रोकैरियोट के पास नहीं होता है, लेकिन उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, या तो RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, या DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में से अगर कोई भी उसके पास अवेलेबल है तो उसे न्यूक्लियस में काउंट करेंगे। तो अगर सेल के पास इन तीनों में से कोई एक भी चीज एब्सेंट है तो हम उसे बोलेंगे कि वो सेल नहीं है, यानी कि वो लिविंग नहीं है। में एक मेम्ब्रेन होना चाहिए जो आमतौर पे, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं क्योंकि वो प्लाज्मा से बनती है प्रॉपर्टी वाइज। ठीक है। साइटोप्लाज्म होना चाहिए, एक फ्लूइड होता है जो सारे ऑर्गेनल को अलाउ करता है साइटोप्लाज्म को एग्जिस्ट करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को एग्जिस्ट करने के लिए। और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें डिफाइन नहीं हो रही हैं, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हम काउंट करते हैं उसको एज ए नॉन लिविंग एनिमल और नॉन लिविंग सब्सटेंस। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंटली, कैन यू गेस एनीथिंग जिसको हम लोग नॉन लिविंग मानते हैं? जैसे चेयर को हम मानते हैं नॉन लिविंग क्योंकि होता है नॉन लिविंग, वुड को मानते हैं, कार को मानते हैं, हेलीकॉप्टर को मानते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आम प्रैक्टिस में लिविंग मानी जाती है लेकिन वो केमिकली और बायोलॉजिकली नॉन लिविंग है? आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, गो हेड। द आंसर इज वायरस। वायरस को हम मानते हैं, वायरस है एक लिविंग केमिकल। आई होप आप इसे मार्क करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम लोग आमतौर पे वायरस को लिविंग मान लेते हैं लेकिन बायोलॉजिकली वायरस इज नॉट लिविंग। वायरस इज एक्चुअली अ लिविंग केमिकल कंपाउंड। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो हमारी बॉडी में जाता है और रेप्लिकेट करता है। आप कोई भी वायरल डिसीज का एग्जांपल ले लीजिए। इट कैन बी एज सिंपल एज लेट्स से viral fever, or it can be very complex like COVID virus,
और अदर सार फैमिली वायरस। तो होता ही क्या है, बॉडी में जाता है और वो मल्टीप्लाई करता है। अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तभी करेगा ना जब उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, करेक्ट। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो फिर वो ब्रेक डाउन कैसे करेगा। लेकिन उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन की जगह पे उस पर होता है प्रोटीन। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसलिए वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है। इसीलिए हम मानते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग केमिकल है, और उसके बाद लिविंग प्रोटीन ही बोल दिया जाता है। और आपने कभी ना कभी ये सुना होगा ना कि अगर वायरस आपकी बॉडी के बाहर है तो वो डेड होता है, जब आपकी बॉडी में आता है तभी जिंदा होता है। ठीक है। इसलिए हर एक वायरस की एक लाइफ होती है। सो कोविड की हम लाइफ ढूंढ रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, जब कोविड नया नया आया था, कि वो बाहर कितने टाइम तक रह सकता है। वही सेम एग्जाम्पल है, प्लीज याद रखिएगा इसको। वापस आते हैं, प्रोकैरियोट का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, प्रोकैरियोट आर सेल्स विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा है। ठीक है। आपको कहीं पे यहाँ पे ईआर नहीं दिख रहा। अब ये ईआर क्या होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ईआर हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हम जब पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या होता है तो हम देखेंगे इसके बारे में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं ईआर। RER SER दो वेरिएशन होते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ RER, तो आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बस आइए, यहाँ देखिए, प्लाज्मिड है इसके पास, प्लास्टिड नहीं है, प्लाज्मिड है। फूड ग्रेनोल है, ये खाना है जो उसने ऑब्जॉर्व किया है, क्योंकि ये सिंगल सेल है। आमतौर पे जो प्रोक्रिएट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या सिंपल एंड ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है। तो उनमें सिंगल, या तो सिंगल सेल होते हैं, मल्टीपल सेल होते हैं, बहुत बड़े कंपाउंड, बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। नॉट केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिज्म। तो उसने खाना इंटेक किया है, इसी को एक्सट्रीट करके वो बाहर निकालेगा। ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियोइड है। ये रहा पहला वर्ड टू नोटेड। प्रोकैरियोट के पास आमतौर पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसके पास न्यूक्लियोइड होता है जो सिमिलर काम करता है। राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, लेकिन अगेन इनमें से कोई भी ऑर्गेनल बेस्ड कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनल बेस्ड, सॉरी, मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल नहीं है। दे आर द इम्पॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स। यू हैव टू स्टेट मार्क पॉइंट्स कि इसमें क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको आप लिस्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि यूकैरियोट सेल क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे मिलता है आपको साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट O2। इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट जो ऑक्सीजन के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के बिना, ऑक्सीजन के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन साइनोबैक्टीरिया कर सकता है। ठीक है। ये पॉइंट आप मार्क कर लेंगे, लिख लेंगे। और नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, लिविंग सेल क्या होता, प्लांट सेल क्या होता है, और एनिमल सेल क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।